हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और अपने आज इसका पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इसमें जो अपना टॉपिक है अपने पढ़ लिया था, पिछला जो पार्ट था उसमें आया था LCR परिपथ, LCR सर्किट। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अब उसी का ही LCR सर्किट या LCR परिपथ का ही इसमें पार्ट है। इसमें क्या है, टॉपिक का जो नाम है वो है LCR अनुनादी परिपथ, LCR रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको पहले ही, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखो, आपको एक एक पॉइंट इसका समझते चलना है। पहले 4 पॉइंट पढ़ेंगे अपने, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो LCR परिपथ को अनुनादी परिपथ कहा जाता है जब, यानी कि ये LCR जो परिपथ होता है इसकी एक विशेष अवस्था होती है, उस अवस्था को अपने अनुनादी अवस्था, और उस टाइम इस परिपथ को अपने अनुनादी परिपथ बोल देते हैं उस अवस्था के टाइम। ठीक है, और वो अवस्था मैंने लास्ट में लिखी इसे अनुनादी अवस्था। अब वो अवस्था होती कौन सी है जिस पर क्या होता है कि अपना जो LCR सर्किट है, LCR परिपथ है, इसको अपने अनुनादी परिपथ या रेजोनेंट सर्किट बोल देते हैं, या उस स्टेट ऑफ रेजोनेंस कौन सी होती है। ठीक है, तो जो इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इस टाइम जब आपका परिपथ अनुनाद की अवस्था में होगा, रेजोनेंट स्टेट में होगा, तो इस टाइम जो आपका सर्किट में क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन इस टाइम परिपथ में धारा अधिकतम हो, परिपथ में धारा अधिकतम होगी। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास परिपथ में धारा अधिकतम होगी, करंट इज मैक्सिमम इन सर्किट। जो करंट होगा वो आपके सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो होगा, उसमें जो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा उस टाइम सर्किट में। ये इसकी एक स्पेशल स्टेट आती है, इसकी विशेष अवस्था आती है। ठीक है, और उस टाइम क्या हो जाएगा अनुनाद की अवस्था में या रेजोनेंट स्टेट में कि परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा, इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम। इस टाइम क्या हो जाती है, जो सर्किट की इंपीडेंस है वो मिनिमम हो जाती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो Z इज इक्वल टू आपके पास R आ जाती है। वैसे मैंने थोड़ा सा हिंट आपको ये दिया भी था, बताया भी था कि Z इज इक्वल टू R, जो इंपीडेंस या प्रतिबाधा है परिपथ की, वो क्या हो जाती है आपके पास न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तीसरा है इसमें कि XL इज इक्वल टू XC, यानी कि जो संधारित्र वाली प्रतिबाधा है वो आपके पास जो प्रेरकत्व वाली प्रतिबाधा के बराबर हो जाती है, या आप कह सकते हो कि जो कैपेसिटर की इंपीडेंस है, ठीक है, और जो आपके पास इंडक्टेंस की इंपीडेंस है, दोनों इंपीडेंस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये भी होता है। और फोर्थ स्टेट में क्या होता है कि वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर 0 होता है, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, 0, यानी कि जो आपने लिखी थी फाई की वैल्यू, फाई इसके लिए क्या हो जाता है, 0 डिग्री आ जाता है। या आप कह सकते हो कि यहाँ पर वोल्टता और धारा समान कला में होते हैं, सेम फेज डिफरेंस होता है और सेम फेज में होते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 आपके पास आ जाती है। 0 रेडियन 0 डिग्री एक की बात है, आप लिख लो। ठीक है, और इसे अनुनादी अवस्था या स्टेट ऑफ रेजोनेंस कह देते हैं। तो अनुनादी अवस्था या स्टेट ऑफ रेजोनेंस आपको कब कहना है आपके सर्किट को, जो LCR सर्किट होगा। एक मेन चीज याद रख लो कि उस टाइम जो आपका सर्किट है LCR सर्किट, LCR परिपथ, उसकी प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी जो आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में अगर याद रखने के लिए कहो तो उसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा और R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इससे क्या है, अनुनादी आवर्ती रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आप इन 4 पॉइंट को नोट करना चाहो तो यहां से आप नोट भी कर सकते हो इनको। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसको कह देते हैं अनुनादी आवर्ती रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अभी अपने इस परिपथ यानी इस सर्किट में जो LCR सर्किट है अपना, LCR परिपथ है, इसकी जो अनुनादी अवस्था उसमें वोल्टता, धारा, वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस, प्रतिबाधा सब कुछ निकाल देंगे। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक थोड़ा समझ लो, अनुनादी आवर्ती रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या अनुनादी आवर्ती क्या होती है कि आपको पता है LCR सर्किट जो आपने बनाया था, LCR परिपथ बनाया था, उसमें क्या था अपने कि जो आपने L, C और R उसके साथ क्या लगाया था, AC स्रोत लगाया था, AC सोर्स लगाया था। ठीक है, उस AC सोर्स से उनको वोल्टेज और करंट मिलता है। ठीक है, तो अपने जो करंट यूज कर रहे हैं उसमें धारा जो यूज कर रहे हैं AC धारा, और उस धारा की जो फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है, उस धारा की वो फ्रिक्वेंसी, वो आवृत्ति उस धारा की जिस पर क्या हो जाए, जो आपका LCR परिपथ है, LCR सर्किट है, अनुनाद की अवस्था को प्राप्त कर जाए। मतलब ये वाली अवस्था अनुनादी या रेजोनेंट स्टेट उसको क्या मिल जाए, रेजोनेंट स्टेट में आ जाए वो आपका सर्किट, तो तब उस फ्रिक्वेंसी को, उस आवृत्ति को अपने क्या बोलेंगे, अनुनादी आवृत्ति। तो यहाँ पर पहले हिंदी मीडियम वाले देखो, LCR परिपथ में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की वह आवृत्ति जिस पर अनुनादी अवस्था प्राप्त हो। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC एट विच LCR सर्किट गेट इट्स रेजोनेंट स्टेट, जिस पर LCR सर्किट रेजोनेंट स्टेट को गेन कर ले उसको अपने क्या बोलेंगे, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। बच्चों समझ आई बात। तो अब अपने इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और वो वैल्यू इन्हीं में से एक कंडीशन लेके फाइंड होगी। तो कैसे करेंगे कि वी नो दैट अनुनादी अवस्था में इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, अभी आप पढ़ चुके हो कि जो आपके पास XL है वो XC के इक्वल हो जाता है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो करंट था वो आपके पास ये वाला आया था, अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वेयर प्लस में R स्क्वेयर। ठीक है, ये आया था जो LCR सर्किट में। ये वाली कंडीशन तब थी जब XL आपका क्या था, ग्रेटर देन XC था। अगर XC आपका XL से ग्रेटर देन हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, XC माइनस XL। वो कोई बात नहीं, अपने एक ही स्टेट लेके चल रहे हैं। तो अब देखो, जब आपका XL और XC बराबर हो जाएगा तो ये 0, और जब नीचे वाले में, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगी। तो इस कारण XL बराबर XC। तो अब अपने क्या करते हैं कि XL की वैल्यू आपको पता है ओमेगा L होती है, और XC की 1/ओमेगा C। और अपने एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, एक चीज यहाँ पर और जानते हैं कि ओमेगा 2π/T के इक्वल होता है, या इसको 2πf या 2πn से भी लिख देते हैं। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी आवृत्ति का सिंबल यूज हुआ है वो f यूज हुआ है, तो मैं यहाँ पर f ले रहा हूँ, तो ओमेगा यहाँ पर 2πf आ जाएगा। ठीक है, तो इस ओमेगा की जगह मैं दोनों साइड 2πf और r रख देता हूँ। अब ये आप कहोगे कि सर FR क्यों, क्योंकि ये एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी होती है करंट की, जिस पर जो अपना सर्किट है, मतलब वो क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ रेजोनेंस में चला जाता है, अनुनादी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। FR का मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है ये वन। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति है। तो अब देखो, FR को, इस वाले FR को इधर ले आओ और बाकी सारे को यहाँ नीचे ले जाओ, तो FR स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बन गया 4π स्क्वेयर, क्योंकि 2π और 2π, और साथ में यहाँ पर LC। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर FR की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों साइड रूट, तो 2π स्क्वेयर, सॉरी 4π स्क्वेयर का 2π आ गया, और ये आ गया रूट LC। तो यहाँ पर आपके पास जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, FR इज इक्वल टू 1/2π रूट LC। ठीक है, ये वो आवृत्ति है, AC जो करंट अपने यूज कर रहे हैं, AC धारा यूज कर रहे हैं जो अपने LCR परिपथ में, अगर उसकी आवृत्ति अपने इस फॉर्मूले से निकालें तो वो फ्रिक्वेंसी आएगी, वो आवृत्ति आएगी जिस पर अपने परिपथ में L और C जो इनके प्रतिरोध है, रेजिस्टेंसेज हैं, जिनको अपने क्या बोल देते हैं, प्रतिबाधा, इंपीडेंस भी बोल देते हैं, वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। एक दूसरे को क्या कर देती हैं, वो 0। तो मतलब ओनली आपके पास इस फ्रिक्वेंसी से क्या आ जाएगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है, फायदा मैंने आपको बताया था भी L और C आपके सर्किट में लगे रहेंगे, ये श्योर है, लेकिन L और C अपना काम भी करेंगे। L और C जो काम करने के लिए उनको लगाया है वो काम भी करेंगे, लेकिन वो करंट को नहीं रोकेंगे, एक दूसरे के रेजिस्टेंस को वो क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, ये बात होती है इसमें। तो अब आपको ये पता लग गया फॉर्मूला इसका, अनुनादी आवृत्ति का, मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का। अब अपने आगे चलते हैं, इसको देख लो आप। तो अब देखो बच्चों, इसमें आपके पास धारा का शिखर मान यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो वो क्या आ जाएगी, वो आपको मैंने अभी बताई भी थी यहाँ पर कि आई मैक्सिमम करंट की वैल्यू VMLCR। वैसे तो VLCR मैंने आपको बताया, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ V मैक्सिमम वैल्यू ऑफ LCR वोल्टेज अपॉन में Z, या अपने यहाँ पर Z R के बराबर ही होता है,
क्योंकि यहाँ पर XL और XC इक्वल हो जाते हैं। तो अब चाहे तो आप XL माइनस XC निकालो या XC माइनस XL, ये दोनों क्या आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। तो ये दोनों स्टेट तो अब क्या होगी, कैंसिल ही होगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट तो होंगी नहीं। जब XL XC के इक्वल होगा, ZR के इक्वल होगा, तो आप ये लिख सकते हो। या IRMS पूछें आपसे वैल्यू यहाँ पर, तो IRMS वैल्यू भी मैक्सिमम होगी यहाँ पर, और वो यहाँ पर आ जाएगी VRMS और अपॉन में R के इक्वल, ये आ जाएगी। ठीक है, ये करंट की अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, जो बुक में छोटे छोटे फॉर्मूले दिए हुए हैं। और इसका फेजर डायग्राम मैंने आपको बता रखा है, आप वो वाला फेजर डायग्राम देख लेना जो आपको XL इज इक्वल टू XC वाला मैंने करवाया था। ठीक है, मैंने वहीं पर करवा दिया था। इसमें अब दे रखा है जो फेजर डायग्राम है, तो वो वाला फेजर डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों, दो ग्राफ आते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो दोनों ग्राफ अपने करते हैं। तो देखो बच्चों, दो ग्राफ है आपके सामने। अब ये दोनों ग्राफ किस किस के बीच है। फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये आपका है प्रतिबाधा और आवर्ती के बीच। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो इम्पीडेंस, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी के बिटवीन। और दूसरा जो ग्राफ है ये है धारा और आवर्ती के बीच। ठीक है, यानी करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों ग्राफ का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर आप मुझे ये बता सकते हो इस पहले वाले ग्राफ में कि अगर इसमें मैं आपको कहूँ, देखो इस एक्सिस पर, इस अक्ष पर तो क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है, और यहाँ पर प्रतिबाधा Z है यानी इम्पीडेंस Z है। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति वाली अवस्था कौन सी होगी। ठीक है, जो यहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाली स्टेट कौन सी होगी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, जो शर्त जहाँ पर संतुष्ट हो रही है, वो वाली अवस्था ही होगी। तो अब ये वाली अवस्था, ठीक है, जहाँ पर ग्राफ में आपके पास क्या है कि अगर मैं इसको प्रतिबाधा को मिलाऊं, यहाँ पर ये इम्पीडेंस को मिलाऊं, तो ये वाली वैल्यू आती है मिनिमम। अब इससे बाकी वैल्यूज Z की, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, ये आएगी, इस पॉइंट पे निकालो, सबसे मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे है। और आपको पता है कि अनुनादी अवस्था में, रेजोनेंट स्टेट में जो प्रतिबाधा या इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है। ठीक है, तो ये वाली जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आएगी, इसको FR या अनुनादी आवृत्ति इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुनादी आवृत्ति या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। समझ आई इतनी बात? अब ये वाली अवस्था आ गई है। अब आप देखो कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की दो वैल्यूज़ ऐसी आ रही हैं जिस पर Z की वैल्यू सेम है। मतलब अगर इन दोनों पॉइंट पर बात करूँ तो इस पर Z सेम है। मान लो Z इन पर क्या है आपके पास, जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 10 ओम है, तो इस पॉइंट पर भी 10 ओम और इस पॉइंट पर भी क्या है 10 ओम है, क्योंकि Z की वैल्यू तो इस एक्सिस पर ले रहे हो आप, लेकिन दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आ रही हैं ये वाली वैल्यूज़। तो ये ऐसे कैसे आ रही हैं? मतलब दो फ्रिक्वेंसी ऐसी आ रही हैं हर साइड, दोनों साइड, जिस पर क्या है Z की वैल्यू अपने पास सेम आ रही है। तो वो इस कारण है बच्चों कि एक साइड तो आपके पास XL है वो ग्रेटर देन XC, और दूसरी साइड आपके पास XC ग्रेटर देन XL है। लेकिन आप देखो कि जो XL माइनस XC है वो स्क्वायर में रहता है, और XC माइनस XL है वो स्क्वायर में रहता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पर XL है आपका वो 10 आ गया और XC आपका 6 आ गया, तो ये वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर आपका XC 10 होगा और XL क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो चाहे ये वाली 10-6 करो या 10-6 करो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों पर क्या आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस कारण दोनों साइड जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती हैं, और इस कारण अपने को दो वैल्यूज़ मिलती हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए, अलग अलग आवृत्ति के लिए। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी ग्राफ में। बाकी इस ग्राफ में और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन से बना हुआ है जो आपके पास Z की इक्वेशन आई थी, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आपके पास XL माइनस XC स्क्वेयर प्लस
आर स्क्वेयर और इसमें आप एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू पुट करो तो ये वाली आ जाएगी 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी ओमेगा सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो अब ये वाला ग्राफ इस पर बना हुआ है इस इक्वेशन पर, तो इस इक्वेशन को आप ड्रॉ नहीं कर सकते अपनी वैल्यू पुट कर करके, तो इसको डायरेक्ट याद रख लो आप, समझ आई बात। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है ये आई आर एम एस, या आप ओनली आई भी लिख सकते हो, जो आपकी बुक है उसमें आई आर एम एस लिखा हुआ है, या आप ओनली आई करंट लिख दो। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है अनुनादी अवस्था में या स्टेट ऑफ रेजोनेंस में, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर एफ आर की, ये एफ आर रेजोनेट फ्रिक्वेंसी आ गई। इस पर जो करंट की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम वैल्यू हो जाएगी करंट की। तो ये करंट आ गया, इधर आवृत्ति आ गई। अब ये वाला जो ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन के लिए बना हुआ है, वो इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एल सी आर, और अपॉन में यहाँ पर वैसे तो अंडर रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी, तो 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी और स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इस पर बेस्ड है ग्राफ। तो अब आप इस पर बेस्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं बना सकते, तो इसको ऐसे ही आप याद रख लो। बस ये बात याद रखो कि जो करंट वाला धारा वाला आएगा उसमें पीक पॉइंट यहाँ पर होगा, मतलब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और ये मिनिमम, ये उल्टा आएगा ये सीधा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों ग्राफ्स को याद रख सकते हो। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना बच्चों, जो आपके पास है एलसीआर परिपथ का विश्लेषणात्मक हल, एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो वो टॉपिक मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा, वो इस चैप्टर का जब एंड होने लगेगा तब आपको करवा दूंगा मैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स थोड़ी हाई यूज होती है, 12वीं क्लास और बीएससी की भी कुछ आ जाती है थोड़ी सी, तो आपको उसमें याद रखना पड़ेगा। और वो पेपर के लिए आज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपको उसको इतना ज़्यादा यानी सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। जो बच्चे यानी कि जिसने सोच रखा है मुझे तो नंबर वैसे अपने 80-90 के करीब आ जाएं, तो वो तो छोड़ ही देना, चाहे मत करना, लेकिन 100/100 वाले तो छोड़ भी नहीं सकते कुछ। तो जिस बच्चे ने 100/100 लाने हैं तो वो तो नहीं छोड़ सकता उस टॉपिक को, लेकिन बाकी चलो छोड़ भी सकते, लेकिन आने के 0.00001% ही चांस है, ठीक है ना। वो टॉपिक वैसे नहीं आता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो मैं लास्ट में करवा दूंगा आपको थोड़ा सा, यानी मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, मैथमेटिकल वाला काम है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। और इसके ज़्यादातर यानी मैं आपको हर बार कहता हूँ कि लगभग 95% नोट्स आपके यही हैं, ठीक है ना। कुछ नोट्स इसके तैयार कर रखे हैं मैंने, कुछ नोट्स यानी मैं तो आपको सारे चैप्टर के कंप्लीट ही दे दूंगा, लेकिन अगर कोई बच्चा नोट्स अभी तैयार करना चाहता है, इस चैप्टर को तैयारी करना चाहता है, तो वो इससे भी नोट्स बना सकता है, जो मैं आपको ये बोर्ड पर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसको नोट्स में कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें रिपीटेड ही होंगी, थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाएगी उसमें, वो थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो अगर आप खुद दिमाग लगाओ। तो 11वीं में आप थ्योरी लिखना तो सीख ही गए होगे डेरिवेशन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक था आपका, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अनुनादी आवर्ती रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ होती है, स्टेट ऑफ रेजोनेंस अनुनाद की अवस्था क्या होती है, वो सारा आपने अच्छे तरीके से समझा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।